मैंने इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं छोड़ी। ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है। ऐसे इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और ख़राबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम से कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। जमात पाकिस्तान में एक से ज़्यादा जमातें नहीं बनेंगी, क्योंकि जो आज 3 बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फिक्र है। तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और इलेक्शन के रंग हमें मुल्क में हर तरफ नज़र आ रहे हैं और तमाम लोग, तमाम पार्टीज़, आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार, हर कोई अपना अपना हिस्सा इसमें डाल रहा है। लेकिन एक सीनियर सियासतदान हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि शुक्र मना रहे हैं कि वो इसका हिस्सा नहीं है। वो ये कहते हैं कि 1947 से लेकर हर इलेक्शन मुल्क में चोरी हुआ है। 3 बड़ी सियासी जमातें इस वक्त फेल हो चुकी हैं। उनके पास आवाम के मसाइल के लिए कुछ है ही नहीं, सलूशन ही नहीं है उनके पास। ऐसे में ये इलेक्शन बेमकसद है। ये इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। सीनियर सियासतदान जो बात कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? अपने तजियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है। हमें ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कि मौजूदा इलेक्शन बेमकसद हैं। क्यों बेमकसद हैं? ना सिर्फ इलेक्शन बेमकसद है, बल्कि ये जो बरतानिया, अमेरिका, यूरोप की बात नहीं कर रहा। ये जो हमारे यहाँ चंद ख़ानदानों और चंद जिस्मों में सिमटी हुई मौजूदा सिविलियन आमरीत, जिसका नाम हमने जमहूरियत रखा है, ये भी बेमकसद है। मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम मुसलसल साबित कर रहा है कि वो बेमकसद है। मौजूदा निज़ाम इंसाफ मुसलसल बता रहा है कि मैं बेमकसद हूँ। मौजूदा बदबूदार निज़ाम जो ओवरऑल जिस हर चीज़ ही खसारे और जवाल में बेमकसद है, और मौजूदा वोट और वोटर दोनों बेमकसद हो चुके हैं मैडम शेख। और मैं इस बात से भी एग्री करता हूं कि मौजूदा इलेक्शन इंतशार की तरफ ले जाएगा। और ये भी सारों के सामने है कि कौन सा इलेक्शन ऐसा है जो मुकम्मल साफ और शफाफ था। एक के बारे में बताया जाता है, लेकिन अल्लाह ना करे वैसे इलेक्शन का रिजल्ट वैसा आए। हम आधा मुल्क हमारा टूट गया था। मुकम्मल चोरी नहीं तो कम अज कम मुकम्मल मैंडेट भी किसी को नहीं मिला जिसका जो था अभी तक 75 साल तारीख में। और मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें हैं, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी है जिसने इलेक्शन करवाने हैं, मुतनाज़ तरीन सियासत है, मुतनाज़ तरीन अदलिया के फैसले हैं, और मुतनाज़ तरीन सिलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैडम शेख, मैं ये नहीं कहना चाहता कि पिछले इलेक्शन अभी तक जो कुछ हुआ है इलेक्शन के नाम पर और जो कुछ हो रहा है, किसको कितनी प्लेइंग फील्ड मिल रही है, किसके साथ क्या हो रहा है, किसका क्या कसूर है, किसका कुछ क्या कसूर नहीं, इसको छोड़ दीजिए। मैडम शेख, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस सिलेक्शन 2024 का जिसका तखमीना टोटल खर्चा 1 खरब के करीब लगाया जा रहा है और जिस पर यकीनन कोई आधे पैसे कोई 50, 60, 70 अरब हुकूमत के भी लगेंगे, इसका फायदा क्या है सिलेक्शन 2024 का? मुझे समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब इस सिलेक्शन में सिलेक्ट होकर क्या करेंगे। 35-40 साल सियासत के बाद, 3 मरतबा वजीर आजम बनने के बाद, इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद, और एक बार इस तरह मज़का खेज और भोंडे अंदाज में 11 समातों में धुल धुलाकर और रिस्क फ्री वापसी, गारंटियों भरी वापसी से होकर अब वो 4थी मरतबा वजीर आजम या अपनी बेटी को वजीर आजम या अपने भाई को वजीर आजम बनाकर क्या करेंगे? क्या नवाज शरीफ साहब को नहीं पता कि उनका गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मजाक उड़ाया जा रहा है? जिस तरह उनको इंसाफ मिला है, जिस तरह वो जलसे कर रहे हैं, जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का ये हम सिलेक्शन 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब को नहीं पता कि एक आध के अलावा सारी उनकी सियासी जमातें उनको कह रही हैं कि ये सिलेक्शन हो चुकी है, सुपर लाडला वापस आ चुका है, और इमरान खान जेल में इमरान खान कह रहे हैं कि ये मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन होने जा रही है। यानी क्या इस मुल्क में किसी को नहीं पता कि ये अरबों के सर्टिफाइड चोर थे, ये सर्टिफाइड डाके मारे हुए थे इन्होंने। ये किसी ने कोई मनी ट्रेल दी हो, किसी ने कुछ किया हो, 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग मौजूद था, कहां गया? टीटी आधे में ही बरी हो गए, कहां गया?
ये सारे नैब के कवानीन बदलने के बाद 1100 अरब कहाँ गए? नवाज शरीफ साहब के बरी हो गए, चलो बरी हो गए, लेकिन उनके पास किसी सवाल का जवाब है? क्या नहीं पता इस मुल्क को? क्या इस मुल्क के साथ कोई मुखलस नहीं रहा? क्या इस मुल्क को कोई इस्तेकाम नहीं देना चाहता? अच्छा। क्या इस मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा कि ये मुल्क आईनी, अदालती और सियासी और मुआशी बुरानों में मुल्क के 3 बॉर्डर इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं, ईरान, अफगानिस्तान और भारत। हम और क्या चाहते हैं और कहां जाना चाहते हैं और किस तरफ जाना चाहते हैं? क्या इस मुल्क के इस पूरे पार्लिमानी सारे निजाम को नहीं पता लोगों के मसाइल क्या हैं और वो कितने तंग हैं और वो कितने दुखी हैं? तो अच्छा, अगर आप इन तो हालात में इस तरह का इलेक्शन करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अच्छा महमल, आप भट्टी साहब से इत्तेफाक करती हैं? नहीं अलीना, ना तो मैं भट्टी साहब से इत्तेफाक करती हूँ, ना मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से इत्तेफाक करती हूँ। मैं वैसे बड़ी हैरत की बात है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसा लीडर जो एक दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत सालों से उन्होंने सियासत की है और उनको पता है अच्छी तरह कि सियासत के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, वो इस तरह की बात करें। यानी कि एक तो वो कह रहे हैं कि जो है ये इलेक्शंस ये बेमकसद हो जाएंगे। आप मुझे बताएं कि इलेक्शंस का अल्टरनेटिव क्या होगा? क्या अल्टरनेटिव एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप होगी, कू हो जाए, या फिर ये कि ये जो केयर टेकर्स हैं ये इसी तरह निज़ाम चलाते रहें, या कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाए, नेशनल गवर्नमेंट जो है वो बन जाए, या फिर ये है कि इमरान खान साहब को ताहयात जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। लग तो ऐसे रहे जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक पीटीआई अपीजमेंट पॉलिसी भी उन्होंने अपनाई हुई है। यानी कि इस तरह की जो बातें हम देखते हैं, सुनते हैं लोगों से, वो इसी टाइप की होती है। लेकिन असल में अलीना मसला ये है कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो तब तक पार्लियामेंट नहीं आएगी। ये जो सारी चीज़ें हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक और भी बात की, उन्होंने कहा कि फ़ौज, अदलिया और जो सियासतदान हैं ये मिलकर बैठ कर जो है वो चीज़ें जो है मतलब उनको ये तय करनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस किस्म की जो आईनी कोई हक दिया गया है ये पावर शेयरिंग फार्मूला का कि इनको बिठा ले? ये कौन है जी तय करने वाले? असल तो ये चीज़ ये होती है, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद एक पार्लियामेंट बनेगी, पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करके आप जो है कोई ना कोई चीज़ें, आप रूल्स ऑफ द गेम सेट करते हैं, कोई चीज़ आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है, कोई और चीज़ लानी है, आपने वो करना है। मुसीबत यहाँ पर ये है अलीना कि यहाँ पर हमें ना कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी मेरे ख्याल में, और उनमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इलेक्शन होने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ नहीं बैठेंगी, जब तक वो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट के इश्यूज के ऊपर वो काम इकट्ठे नहीं करेंगे तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर ये बात हो भी रही है कि जी ये किस किस्म के इलेक्शन होंगे, इनका तो कोई मान ही नहीं होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप 2013 के इलेक्शंस देख लें, पीटीआई ऑपोजिशन में थी, एक दिन की भी स्टेबिलिटी उन्होंने हुकूमत की नहीं आने दी। उस दर धरने हो 126 दिन के, उसके बाद किस किस्म की प्रोटेस्ट हो, पार्लियामेंट में तो वो दिखाई नहीं देते थे ना, खासतौर पे इमरान खान साहब। अच्छा 2018 का इलेक्शन हुआ जो कि उनके लिए मैनिपुलेट हुआ, सब मानते हैं उनके लिए सारा कुछ हुआ। वो कहते हैं जी वो तो हमारे खिलाफ ही रिगिंग होगी, वो तो ऐसे हैं, जब उनको मिल भी गया उसके ऊपर भी वो ये बात करते हैं। और 2018 के बाद क्या हुआ, सारी ऑपोजिशन जेल चली गई, आजाद मीडिया को बंद कर दिया गया। उसके अलावा जो आवाजें उठाते थे उनके खिलाफ कोई बात करते थे, नाकदों को नाकदों के साथ जिस किस्म की ट्रोलिंग हुई। तो मेरे ख्याल में हमें जो है ना असल चीज ये कहनी चाहिए, बिला खौफ ट्रोलिंग हमें ये बात माननी चाहिए कि पीटीआई को अपनी तर्ज सियासत जो है ना वो बदलनी होगी तब, और अगर वो नहीं बदलेंगे तब तक इंतजार रहेगा। दे सी देयर इंपॉर्टेंस इन केओस एंड इंस्टेबिलिटी, ये बदलना चाहिए। यानी कि तमाम खामियों के बावजूद जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब भी पार्लियामेंट में आती हैं वो चीजों में इकट्ठे बैठने को तैयार होती हैं। वो बेशक अगर काला कोट पहनकर मेमो गेट के लिए भी चले जाए ना, फिर भी वो 18वीं तरमीम के ऊपर साथ बैठ जाते हैं। फिर भी वो तायरुल कादरी आता है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिराने के लिए, तब भी साथ खड़े हो जाते हैं कि हम गवर्नमेंट नहीं गिरने देंगे। फिर भी अगर इमरान खान का धरना होता है तो वो कहते हैं नहीं इस तरीके से हुकूमतें नहीं गिरती। तो सिस्टम जो होता है ना वो पावर शेयरिंग होता है। पीटीआई का रवैया जब तक ये तब्दील नहीं होगा कि पावर शेयरिंग के लिए ही सिस्टम है, उसके लिए अगर वो तैयार नहीं होती, उनकी डिमांड ही होगी, उनकी डिमांड पे आप सिस्टम को हॉस्टेज नहीं कर सकते। तो इसलिए इलेक्शंस के बाद जो भी हुकूमत आए उसको साथ बैठकर पावर शेयरिंग फार्मूला सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर एक इंक्लूसिव पार्लियामेंट बनानी चाहिए। हाँ, अगर उसमें पीटीआई तैयार नहीं होगी तो हमें फिर पीटीआई से सवाल करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है। लेकिन अगर हुकूमत नहीं तैयार होगी तो फिर हम उस हुकूमत से भी सवाल करेंगे, हम हुकूमत भी कैसे बिहेव करती है उस पर नजर भी रखेंगे, उनसे सवाल भी करेंगे।
तो ये चीजें मेरे ख्याल में बहुत अहम है कि हमें ये इस तरह की जो बातें होती है ना, ये बार बार के इंतशार फैल जाएगा। इंतशार तो फैलता है जब सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, जब वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को काम नहीं करने देती, जब वो चलने नहीं देती। आप 90s का एक क्लिप वायरल हुआ है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो वजीर आजम है, वो उठ के मियाँ साहब को मिलती भी है, उन्हें कहती है बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ, वो आगे से वेल डन कह रहे हैं। हम 90s की सियासत की बड़ी इधर एग्जांपल देते हैं, बड़ी टॉक्सिक पॉलिटिक्स थी, लेकिन टॉक्सिक पॉलिटिक्स इतनी नहीं थी कि साथ नहीं बैठ सकते थे, एक दूसरे को मिलकर वेल डन नहीं कह सकते थे। ये नहीं होता था कि वो देखते थे कि शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं मिसाके मईशत भी मेरे साथ कर लें, जरदारी साहब जो कह रहे हैं जी हम आपके साथ चलने को तैयार भी हैं, तो उनकी तरफ मुंह भी ना देखे और उनको वो माने भी ना कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है कोई या कोई इस तरह की चीज। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है जिसके ऊपर मैं ब्रेक के बाद आके बात करना चाहूंगी। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले भट्टी साहब, महमल ने जो पूरा का पूरा खाका खींचा है उसके अंदर एक सवाल आपसे पूछना बड़ा जरूरी है। सर, अगर आप मानते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब की सारी बात दुरुस्त है, तो फिर वो कह रहे हैं सारे इलेक्शंस भी बोगस हुए और सारे चोरी किए गए। 18 के इलेक्शन के बारे में भी फिर आपका यही ख्याल है? जी बिल्कुल यही ख्याल है। मैं इसमें कोई शक ही नहीं है। प्री इलेक्शन भी बहुत कुछ हुआ और इलेक्शन वाले दिन भी हुआ। गो के उतना जितना मेहरबान रोला डाल रहे थे उतना नहीं हुआ, और जितना अब हो रहा है उतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ। दूसरी बात यह है कि जो महमल ने अपने ही दलाइल के खिलाफ खुद भी दलाइल दिए हैं। वो कह रही थी कि तरीके इंसाफ धरनों पे रही, तरीके इंसाफ ने पार्लियामेंट को उसने कुछ ना समझा। मैं अब उस पे नहीं जाता कि साल साल नवाज शरीफ साहब सेनेट और 6-6 महीने कौमी असम्बली में नहीं आया करते थे, लेकिन मैं इस पे ज़रूर जाता हूं कि इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये एक मरतबा फिर धरने शुरू होंगे, एक मरतबा फिर सड़क सियासत शुरू होगी, एक मरतबा फिर इंतशार होगा। और आखिरी बात, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो मिसालें हमें दी जाती हैं, खुदा के लिए ना दें। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने वेलकम किया था परवेज मुशर्रफ मार्शल लॉ, कहा था बहुत अच्छा किया मार्शल लॉ लगा, इस नवाज शरीफ से हमारी जान छूटी। मिसाके जमहूरियत दोनों ने दफन किया, और फिर दोनों जो अब आज दोनों इकट्ठे हो जाते हैं मकसद के लिए, दोनों अलहदा हो जाते हैं इस निजाम को गंदा करने के लिए। और यही वजह है कि आज ये निजाम इतना गंदा हो गया। अच्छा, लेकिन महमल प्लीज मुख्तसर रखिएगा। नहीं ना, अगर आप ब्रेक ले लें, मैं ब्रेक के बाद आकर इसका जवाब दे दूं। इसको मैं प्रॉपर तरीके से देना चाहती हूँ। नहीं, ये जिस तरह की बात करें कि अच्छा जी इलेक्शनों के बाद इंतशार होगा, बेसिकली बात ये मेरी को ही एंडोर्स कर रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन का रिजल्ट तब तक नहीं मानेगी अगर उनको सिंपल मेजॉरिटी ना दी जाए। वो यानी कि कोई रिजल्ट नहीं मानेंगे जब तक अगर कोई पावर शेयरिंग फॉर्मूला हुआ तो वो नहीं मानेंगे रिजल्ट। पीटीआई ही की मैं बात कर रही हूँ कि इंतशार फैलाने में पीटीआई ही आगे वो मानते ही नहीं। अगर वो अपोजिशन में बैठते हैं तो वो इंतशार फैलाते हैं, वो गवर्नमेंट में आते हैं वो सारा मीडिया बंद कर देते हैं, आजाद मीडिया, वो अपनी सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल देते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी जेल में था फेडरल में, और पंजाब का भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जेल में था, उसके अलावा भी दूसरी जमातों के लोग भी जेल में थे। तो बेसिकली भट्टी साहब चाह रहे हैं कि वो जो मैंने कहा ना कि या फिर अल्टरनेटिव क्या है, वो ये कि ताहियात प्राइम मिनिस्टर बना दे इमरान खान साहब को। सारे पूरी ताकत के साथ वाले शिमला गए हुए हैं तफरीह के लिए, है ना? आप शिमला गए हुए हैं तफरीह के लिए। दूसरी चीज है, मिसाके जमहूरियत किसी ने दफन नहीं किया, ठीक है? वो ये कोई नहीं कहता मिसाके जमहूरियत का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ सियासत ही ना करें, एक दूसरे की मुखालफत ही ना करें। सारे मेरे ख्याल से अपोजिशन वाले शिमला गए हैं पिकनिक पे। एक सेकंड भट्टी साहब, एक सेकंड, जब कोई बड़ी चीजें होती है ना, जिस तरह अगर 18वीं तरमीम होनी थी, आप ये देखिए इवन इमरान खान के दौर में आप अगर देख लें, पुलवामा हुआ, क्या ऑपोजिशन साथ नहीं खड़ी हुई नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर? क्या उन्होंने कहा कि इमरान खान एपीएस हुआ, 126 दिन का धरना किया हुआ था इमरान खान ने, क्या उसके बाद नवाज शरीफ इमरान खान से नहीं मिला जिसने धरना किया था? क्योंकि एपीएस जाहिर बात है एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला। अच्छा, वो भी नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है, धरना खत्म करना इमरान खान का एपीएस पे नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है। मैंने नहीं इसकी शक्ल देखनी, क्योंकि इसने 126 दिन मेरे खिलाफ धरना किया। क्या उन्होंने कहा? ये तो शक्ल देखने को तैयार नहीं होते थे, ये तो ऑफिशियल ब्रीफिंग एज प्राइम मिनिस्टर साथ बैठते थे ऑपोजिशन के, इनको तो ऑपोजिशन ऐसी लगती थी। मसला क्या है, ये नहीं कोई कहता कि ऑपोजिशन जो है हुकूमत के खिलाफ ना कुछ करे या पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ ऑपोजिशन ना करे। सही जो बात होती है दुनिया भर में ऐसी होता है, लेकिन डेमोक्रेसीज के अंदर एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला होता है। आप इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर साथ भी चलते हैं, आप मुखालफत भी करते हैं। मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, किसी चीज के ऊपर, इश्यूज के ऊपर हर कोई मुखालफत करता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। क्या इशू ये है हमारी सियासत में, क्या ये पॉपुलिस्ट अप्रोच या मैं ना मानूं की अप्रोच आगे जाके भी मसला दे सकती है? एक छोटी सी ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शहजाद इकबाल साहब और मजहर अब्बास साहब को सुनेंगे। वेलकम बैक जी। सीनियर सियासतदान शाहिद खान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि इलेक्शंस बेमकसद हैं और इनके नतीजे में इंतशार फैलेगा। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? अपने तज्जियाकारों की राय जान रहे हैं शहजाद।
बहुत शुक्रिया अलीना। अगर शाहिद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि बेमकसद है और इंतखाबात इस वजह से नहीं होने चाहिए क्योंकि इंतशार फैलेगा, तो मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शंस जो हैं वो ऑल इंक्लूसिव होने चाहिए और हमेशा होने चाहिए, ना सिर्फ ये जो माजी में गलतियाँ की वो भी गलत था। ऑल इंक्लूसिव होंगे तो इस बात के इम्कानात ज़्यादा है कि इस्तेकाम आएगा। अगर नहीं होंगे जिस तरह आज के हालात हैं तो चांस इस बात का ज़रूर है कि इस्तेकाम नहीं आएगा। जैसे दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने भी बात की, 2018 के बाद जो ऑपोजिशन थी उसने इमरान खान की हुकूमत नहीं चलने दी। 2013 में जो RO के इलेक्शंस के इल्जाम लगे उसके बाद PTI ने जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं चलने दी, और इस तरह माजी में भी हमने देखा गया है। तो मैं इस बात से तो मुत्तफिक हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेकाम आए तो तमाम पार्टीज को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए ताकि इलेक्शंस जो है उसकी क्रेडिबिलिटी रहे। लेकिन अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं बेमकसद है और इंतखाबात ना करवाएं तो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। और जहां तक ये महमल ने कहा कि वो शायद PTI की अपीजमेंट की वजह से ये कर रहे हैं, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरे ख्याल से उनके अपने पार्टी से ग्रीवेंसेस हैं, उस वजह से वो जो मेन उनकी किचन कैबिनेट थी उससे बाहर रहे और उस जो इस सिलेक्शन में वो नहीं हिस्सा ले रहे, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा इशू है क्योंकि वो इस सिलेक्शन में नहीं है। उनके पार्टी से इश्यूज हैं और वो बहुत सारे हैं, चाहे वो मरियम नवाज से रिलेटेड हो या इस बात से रिलेटेड हो कि उनको वजीर आजम क्यों नहीं बनाया गया। काफी सारे मामला हैं जो विद इन द पार्टी चल रहे हैं। मेरे ख्याल से उसका मकसद ये है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि PTI की अपीजमेंट है तो मुझे तो आज तक एक रहनुमा या एक कैंडिडेट PTI का नहीं नजर आया जिसने ये कहा हो कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए क्योंकि वो बेमकसद होंगे। हाँ, वो ये बात जरूर करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए ताकि इस्तेकाम आए। वो बात तो मेरे ख्याल से हर जी शऊर इंसान कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ताकि इंतखाबात हो और उसकी एक साख हो, और साख की सब बात करते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जमहूरियत में इलेक्शन करवाने हैं तो उन्हें ऐसे चाहिए कि जिसकी साख हो। तो मुझे तो अभी तक PTI का कोई रहनुमा दूर दूर तक नहीं नजर आया जो इस सब के बावजूद जो उनके साथ हो रहा है उसमें उन्होंने ये पोजीशन ली हो कि इलेक्शन आप मुलतवी कर दें, इलेक्शन ना कराएं क्योंकि इलेक्शन बेमकसद होंगे। जहां तक मेरी राय है, मैं आप देता हूं मैं क्यों ये राय रखता हूं कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। क्योंकि एक तो जैसे महमल ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या यही जो केयर टेकर सेटअप है वो चलता रहेगा? आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। क्या डेमोक्रेट सेटअप आएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या डिक्टेटरशिप आए? बिल्कुल, वो एडवेंचर भी हम करके देख चुके हैं, उससे मुल्क का कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है आपके पास इस वक्त वो ये है कि आप इंतखाबात करें ताकि कम से कम आपके पास एक हुकूमत हो जिसको आप अकाउंटेबल ठहरा सकें। देखिए, यही तो है ना जमहूरियत का हुस्न कि आज अगर कोई इलेक्टेड पार्टी हो तो आप उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं PDM की हुकूमत में जो परफॉर्मेंस रही उससे डिस्टेंस कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है इलेक्शन में नुकसान होगा उनका। आज जो PTI के साथ ज्यादतियां हुई उससे पीपल्स पार्टी अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रही है। सही कर रही है, गलत कर रही है, वो अलग बहस है, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है जब आवाम के सामने जाएंगे उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, उनको अपने आप को दूर करना पड़ेगा। और अगर कोई केयर टेकर सेटअप हो या किसी और किस्म का सेटअप हो तो आप किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे? जब PDM की हुकूमत में पंजाब में कुछ होता था वो कहते थे वहां हमारी हुकूमत नहीं है, वहां तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, हमारा उससे क्या लेना देना? केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं है, वो आवाम को जवाब देनी है, उनसे कैसे पूछे? खैबर पख्तूनख्वा में कुछ होता था वो कहते थे वहां हमारी हुकूमत नहीं है, वहां पे भी एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, वहां पे आप किसको जवाब दे करेंगे? वो तो टेम्परेरी आए हुए। तो इसीलिए मेरी नजर में ये बहुत जरूरी है कि इंतखाबात हो, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जिसके ऊपर मीडिया दबाव डाल सके, अवाम दबाव डाल सके। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो PTI की जो पोजीशन है, आज के हालात हैं, वो भी उसी वक्त तब्दील होंगे जब कोई इलेक्टेड हुकूमत होगी, चाहे बिलावल हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो। द गवर्नमेंट शुड बी मेड अकाउंटेबल। दूसरी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, देखिए पाकिस्तान के माजी के इंतखाबात भी आप देख लें। 2018 में नवाज शरीफ माइनस थे, इंतखाबात हुए। 2013 में पीपल्स पार्टी ANP को कैंपेन करने की इजाजत नहीं थी, इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस को RO का इलेक्शन कहा गया लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए। 2008 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट किया गया, शहीद किया गया, फिर भी इलेक्शन हुए। 2002 के इलेक्शंस जिस पे बहुत सारे लोग बात करते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बड़ी जबरदस्त हुकूमत थी, स्टेबिलिटी थी 5 साल। 2002 के इलेक्शंस में नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बाहर थी, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा इलेक्शन करवाओ, तो इलेक्शन हुए, धांधली हुई, सब कुछ हुआ, किंग्स पार्टी बनी, लेकिन इलेक्शन हुए। तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जहां आपने मेन लीडरशिप को बाहर किया है और इलेक्शन करवाएं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इस पर कोई फख्र की बात नहीं है, ना इसको आज के हालात के लिए जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज तो मेरे ख्याल से उससे हम तजावुज कर चुके हैं और मैं बार बार कह चुका हूं कि हम हर गुजरते वक्त के साथ हदें पार कर रहे हैं। अब हमने लीडर को बाहर नहीं किया, लीडर के साथ साथ उसकी पूरी पार्टी को बाहर कर दिया है सिंबल लेके। तो मेरे ख्याल से बहुत अनफॉर्चुनेट है, गलत है, लेकिन माजी में भी इस तरह के इलेक्शन हुए तो मेरे ख्याल से इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। एक और बात ये जो हो रही थी 90 की पॉलिटिक्स की, मैं इसको मुकम्मल कर लूं।
मैं ये बड़ी अच्छी बात है, वीडियो मैंने भी देखी है, लेकिन वो 93 की वीडियो जब मोहतरमा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनी थी। खाली एक वीडियो की बुनियाद पे आप ये नहीं कह सकते कि उस वक्त टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं थे पॉलिटिकल पार्टीज के बाद। उसके बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, जरा पूछे ना उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ था। उनको सेल्फ एग्जाइल में जाना पड़ा था एक जमहूरी दौर में। आसिफ अली जरदारी को जेल में रहना पड़ा, उनकी जबान काटी गई, ये जमहूरी दौर में उनको जेल हुई थी। तो एक दो तस्वीर या वीडियोस देख के आप ये नहीं कह सकते कि टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं थे। उस वक्त भी बहुत टॉक्सिक पॉलिटिक्स थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कैरेक्टर असैसिनेशन जिस तरीके से की गई थी, आज का अगर वो सोशल मीडिया का दौर होता आपको शायद वो और ब्लो होकर नजर आती चीजें। तो शायद हमारे पास क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, वो आर्काइव सबके पास नहीं है, तो उस वक्त की पॉलिटिक्स भी खास तौर पे जब सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, बहुत ज्यादा टॉक्सिक पॉलिटिक्स थी। तो ये कहना कि उस वक्त रवादारी थी कुछ हद तक होगी 93 तक, लेकिन जब दूसरी मर्तबा नवाज शरीफ साहब बने तो उस वक्त तो वो चाहते थे कि अमीरुल मोमिनीन बने। और बेनजीर भुट्टो ने, जो कि हमेशा जमहूरियत के लिए लड़ती रही, उन्होंने परवेज मुशर्रफ की हुकूमत को इसलिए एंडोर्स किया क्योंकि जो उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी वो भी किसी डिक्टेटर से कम नहीं थी, इसलिए शायद वो कहना पड़ा। गलत कहा उन्होंने, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इससे ये पता चलता है एक जमहूरी लीडर उन हालात में था उस वक्त, वो खुद एग्जाइल में थी, शौहर उनका जो है वो जेल में है, उनको ये कहना पड़ा कि परवेज मुशर्रफ आ जाए तो ही विल बी बेटर देन नवाज शरीफ। ये हालात थे उस वक्त के। मज़े साहब देखिए, सिर्फ ये नहीं कि कौन कह रहा है, ये भी पता होना चाहिए कि क्यों कह रहा है। नवा ये 10वां इलेक्शन है 1985 ऑनवर्ड्स। अगर आप 5 साल की हुकूमत होती तो इनके आधे इलेक्शंस होते। आपने सिस्टम चलने कब दिया? हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये बातें कि शैम डेमोक्रेसी, बिल्कुल शैम डेमोक्रेसी है, लेकिन क्यों है शैम डेमोक्रेसी? किसी गवर्नमेंट को 18 महीने में उठा के फेंक दिया, कभी गैर जमाती इंतखाबात करा दिए, किसी गवर्नमेंट को 23 महीने में उठा के फेंक दिया, किसी गवर्नमेंट को वैसे ही मिलिट्री टेक ओवर में उठा के फेंक दिया गया। तो आपने डेमोक्रेसी चलने कब दी है? मसला ये है कि जब बातें करें तो फिर ज़रा खुलकर बात करें ना, कि जब हम ये कहते हैं कि ये उठा के ला लिए गए, तो 1954 में तो कोई सियासी ख़ानदान नहीं थे। 54 की असेंबली क्यों डिज़ोल्व कर दी गई? 1962 में तो एक मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करा दिए, उसमें भी फातिमा जिन्ना को हरा दिया गया। उस वक्त तो कोई सियासी ख़ानदान नहीं थे। 1970 में कितने सियासी ख़ानदान थे? तो ये कहना, ये सारी चीज़ें आसान होती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये भी बताना चाहिए कि जब वो ये कहते हैं कि इलेक्शन मसले का हल नहीं, अच्छा तो फिर बताएं मसले का हल क्या है, फिर ये बताएं और खुलकर बात करें ना कि वो इस सिस्टम का हिस्सा कब बने, उनको इस सिस्टम का हिस्सा किसने बनाया, नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम का हिस्सा कब बने, उनका प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया, बाकी प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किए। तो हमें फिर जब हम ये बात करते हैं कि ये इलेक्शन जो है इंतशार पैदा करेगा, तो इंतशार पैदा करने वालों की निशानदेही भी तो करें ना, कि कौन इंतशार पैदा करता है, कौन पार्टियां बनाता है, कौन पार्टियां तोड़ता है, कौन हुकूमतें बनाता है, कौन हुकूमतें तोड़ता है। क्या ये ऐसे ही होता है? क्या सिर्फ सियासतदान जिम्मेदार होता है इसका? होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत से फ्लॉज हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे बहुत से फ्लॉज हैं। हमारे यहाँ आज की सियासी जमातें सिर्फ हुसूल इख्तिदार के लिए लड़ रही हैं, इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ रही। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आप बताएं कि आपने उठा दिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उठा के फेंक दिया इमरान खान को, उसके बाद कौन इतना एक्टिव है, कौन पीटीआई को रेस में नहीं आने दे रहा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज रेस में नहीं आने दे रही, या कोई और है जो उनको आउट कर रहा है? तो हमें, मेरा ख्याल है, जब शाहिद खाकान अब्बासी हो या कोई भी हो, ज़रा खुलकर बात करनी चाहिए कि कौन कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का, कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। कि जब हम कहते हैं, हम सिर्फ ख़ानदानों की बात करते हैं, हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं, ये गलत सिनेरियो है, ये गलत नैरेटिव है। हमें, मेरा ख्याल है, सही पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए। एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान की रियासत के चारों सुतून जिम्मेदार हैं जो सिस्टम आज हम देख रहे हैं। आई थिंक मेमन ने जी मेमन एक ब्रेक की प्लीज इजाज़त दीजिएगा, इसके बाद इसको डिबेट को कंटिन्यू करते हैं। आई एम श्योर भट्टी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, बट मेजर टेक अवे इसका यही होना चाहिए कि हम और सवाल इससे यही निकलता है कि हम सियासतदानों से तो सवालात भी कर लेते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो जाती है, लेकिन बाकी जगह पर हमेशा सवालात ही रह जाते हैं, कभी जवाब नहीं आया। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। ये
ये बहुत कहा जा रहा है कि इलेक्शंस का क्या फ़ायदा है, इलेक्शंस बेमकसद हैं। इसी के ऊपर हमारे तज्जियाकार भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। महमल, अभी यहाँ पर बात हुई ब्रेक से पहले कि हम रवादारी की एग्जांपल्स देते हैं 90 की दिहाई की, लेकिन वो भी कुछ मिसाली रवादारी नहीं थी। आपने अपना एक अलग पॉइंट इस्टेब्लिश किया, आप कुछ कहना भी चाह रही थी। जी जी अरीना, एक तो मैंने कहा कि शहजाद ने कहा कि वो जो किसी पीटीआई के लीडर ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन ना कराएं, यानी कि वो शायद उस चीज़ पे कह रहे हैं कि मैंने शायद साहब का बात की है कि पीटीआई पीजिंग नहीं, वो जो कह रहे हैं ना कि पीटीआई को क्योंकि स्पेस नहीं मिलेगी तो एक इंतशार फैलेगा, इसलिए इलेक्शन जो है वो बेमकसद हो जाते हैं। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहा था कि वो पीटीआई की अपीजमेंट कर रहे हैं, और हमने देख लिया कि पीटीआई अपोजिशन में रहकर 2013 से 18 क्या करती रही और हुकूमत में आके 2018 से 2022 तक वो क्या करती रही। और अब जो है वो बेसिकली तो यही है कि वो किसी भी, मेरे ख्याल में पीटीआई जो है वो किसी भी पावर शेयरिंग फार्मूला के ऊपर जो है वो यकीन नहीं रखती, और एक इसी तरह अगर उनकी यही तर्ज सियासत चलती रही तो वो एक नॉन पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल एंटिटी ना बन जाए। मुझे इस चीज का खौफ है, तो इसलिए मैं जो बात है उस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा, भट्टी साहब की आज मुलाकात भी हुई है बानी तहरीक के साथ। जी, मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, जहां तक आपने क्योंकि 90s की सियासत की बात की, मैं ये नहीं कह रही कि 90s की सियासत, हम हमेशा यहाँ बैठकर यही कहते हैं कि 90s की सियासत से सीख कर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, तो ये नहीं कोई कह रहा कि वो बिल्कुल दोस्त है। मैं ये कह रही थी कि बावजूद उसके जो कुछ हो रहा था, जेलों में भी एक दूसरे को डाला गया, केसेस भी जिस तरीके से नून लीग बनाती थी पीपल्स पार्टी पे, उसके बावजूद मोहतरमा जो है वो इस तरीके से मिलती थी। मियां साहब भी आगे से वेल्डन वेल्डन कहते थे, ये नहीं कहते थे कि मुंह नहीं उधर कर लिया, मुंह उधर कर लिया। और जिस तरीके की लीडरशिप की जुबान वो होती थी, 93 का क्लिप है, उसके बाद जो हालात पैदा हुए वो बड़े मुख्तलिफ थे। उसके बाद हालात देखे ना शहजाद, उससे पहले भी तो आईजीआई कैसे बनी, हमारे सामने पूरा असगर खान केस भी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि उस सब के बावजूद इट गॉट वर्स, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हुकूमतें भी एक दूसरे की गिराई किस तरीके से हुआ, उसके बावजूद ये नहीं होता था कि हमने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी और दूसरों को गालम गलोच से नवाजना और या ओए तोए करके बाद, मतलब बेसिकली वो एक एग्जांपल दे रही थी, लेकिन उससे उन्होंने सीखा, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। अच्छी रिवायत भी देखी है, जैसे हमने देखा इलेक्शन से पहले जब हमने देखा इमरान खान साहब गिरे, नवाज शरीफ साहब उनके पास गए हाल अहवाल लेने के लिए, हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई बीमार पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर और डेथ बेड के ऊपर उसका मजाक उड़ाया जाए। ये रवादारी वाली बात कुछ वजन है महमल की शहजाद? नहीं, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद हुआ है ये सारा। जब परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, उस वक्त भी हमने डिस्कस किया कि मोहतरमा का क्या स्टेटमेंट था उस मार्शल लॉ के हवाले से कि अच्छा हुआ दैट शी वुड टेक दिस डिक्टेटरशिप एनी डे ओवर नवाज शरीफ। उसके बाद जब इनको अकल आई है 2004-5 में, उन्होंने सियासत, द पॉइंट बीइंग कि दे लर्न फ्रॉम इट ना, सीखा उससे। अरे देखिए यार, आप दो एरा, हम 2006 की बात कर रहे हैं या 93 की बात कर रहे हैं, फर्क है। अभी हम 90 की दिहाई की बात करेंगे, उस वक्त सियासत अलग थी। जो अगर आप बात करेंगे 2005-6, उस वक्त उनकी जो मैच्योरिटी थी वो एक अलग टॉपिक है ना। आप ये तो नहीं कह सकती कि 90 में बड़ी मैच्योरिटी दिखाई थी। नहीं, तो हमारा जो उस वक्त जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो 90s की पॉलिटिक्स थी। यस, अगर आप मुझसे पूछेंगे 2000 की पॉलिटिक्स या मिड 2000 की पॉलिटिक्स, उसमें काफी मैच्योरिटी नजर आई थी। और उसके बाद तो ये भी आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी सदर थे, नवाज शरीफ जो है उस वक्त, बट उसके बाद 13 के बाद जिस तरह से डिक्लाइन होना शुरू हुई, उसकी बेसिकली वो मुद्दा था और उसकी बात कर रहे थे। भट्टी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो मैंने रिस्पॉन्ड किया था, मैंने वो 90 की पॉलिटिक्स पे ही किया था। ओके, भट्टी साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और आपकी मुलाकात भी हुई आज बानी तहरीक इंसाफ से। सर, क्या आपके मेजर टेकअवेज थे या क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस रहीं, कैसे तासुरात थे उनके, क्या खान साहब ने आगे के लिए कोई प्लानिंग की है? क्या पैगाम लेके गए थे आप, ये बताइए। अच्छा, भट्टी साहब पैगाम लेके गए थे? बताएं भट्टी साहब, बताएं, जवाब दें। ये एक नाकाम और जेलस एंकर का यही रद्द-ए-अमल हो सकता था जो हुआ। और आई लव यू शहजाद मेरी जान। और दूसरी बात, फिट लग रहे थे, हशाश बशाश लग रहे थे। और 4 घंटे में रहा अदालत में, जो अदालत पहले वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी, फिर वो थी उसके बाद साइफर, उसके बाद तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट, बस जज बदलते रहे, अदालत वही थी। और उसमें भी मैंने ये जो अभी जो आपका मौजू है, इससे रिलेटेड जो एक बाकी सारी बातें तो डिफरेंट बातें थी, लेकिन इससे रिलेटेड जो इससे मुतलका मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपका पार्टी 4 हिस्सों में बट गई। शाह महमूद कुरैशी और वो दोनों खड़े थे, साइफर का उस वक्त केस ख़त्म होने वाला हो गया था। तो मैंने कहा आपकी पार्टी 4 हिस्सों में टूट गई है और बल्ला ले लिया गया है वापस, आपको कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि अभी भी आप सरप्राइज़ 8 फरवरी को देंगे? तो उन्होंने, वो बड़ा होपफुल थे, वो कह रहे थे कि तुम्हें पता ही नहीं है,
जो लोगों का मूड है, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है जो लोग इस वक्त हैं हमारे साथ। और 8 फरवरी को बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। मैंने कहा अच्छा 8 फरवरी को सरप्राइज़ होगा, आप जीत भी जाते हैं, उसके बाद आज़ाद होंगे, उसके बाद वो आज़ाद कुछ चले जाएंगे। अगर जरदारी साहब भी एक्टिव होंगे, जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव होंगे, वो कहते हैं उनको उस पर भी कोई नहीं था, वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जाएं। और जो जाएंगे आप देख लीजिएगा, नहीं जाएंगे, ज़्यादातर नहीं जाएंगे, अक्सरियत नहीं जाएंगे। तो ही वॉज वेरी होपफुल, अच्छा, बहुत ज़्यादा इसके हवाले से थे कि हम जीतेंगे और हमारी पार्टी सरप्राइज़ देगी। हाँ, जो मेरे और उनकी बड़ी बहस हुई इस पे, मैंने जो मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन उनसे मैंने पूछा कि आपने कौमी असम्बली से निकले, सूबाई असम्बलियाँ आपने तोड़ी, फौज से आपने लड़ाई की, तो कहीं ना कहीं कोई गलती तो की होगी ना आपने, कोई गलती बताएं। गो कि उस पर उन्होंने बड़े दलाइल दिए, बड़ी शाह महमूद कुरैशी को शाह महमूद तुम बताओ, और जब मुज़ाकरात हो रहे थे, फिर वो लंबी कहानी। बहरहाल तो गलती क्या बताई उन्होंने, कुछ गलती है भी या नहीं? बुज़दार साहब का पूछा आपने? अच्छा, गलती बताया ना, कोई गलती खान साहब समझते हैं की या नहीं की? हाँ, वो कहते हैं मुझसे गलतियां हुई, मगर जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो सारा झूठ है, और जब वो सच सामने आएगा तो पता चलेगा कि मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ। तो क्या कहा उन्होंने, क्या गलती हुई, कुछ डिटेल में नहीं बताया? बहुत डिटेल से बताया, लेकिन चूंकि इधर मैडम शेख कुछ ऐसे लोग गैर मुतल्लिका लोग बैठे हैं, तो इसलिए मैं उनको नहीं कोई थाट या कोई ज़हनी उनको सुकून नहीं देना चाहता कि वो आगे उनकी दुकान शुकान चले। अच्छा, मुतल्लिका कौन से होंगे भट्टी साहब जिनको आप जाकर वो बताएंगे गलतियां? अच्छा, एक बड़ी बात है मजहर भाई की, मैडम शेख, के वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिरी बात कि हम सियासतदानों को पूछते हैं, हमें अदलिया से भी सवाल करने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी से भी पूछना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट से भी पूछना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी इसलिए डाली जाती है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मौका मिला वो साथ खड़ी हो गई, गेट नंबर 4 की तरफ चली गई। नवाज शरीफ साहब को मौका मिला वो चले गए, इमरान खान साहब को मौका मिला वो चले गए, जरदारी साहब को मौका मिला वो चले गए, और फिर नवाज शरीफ साहब को कई मरतबा मौका मिला वो चले गए, और फिर उसके बाद भी कहते हैं कि हमें आप समझो कि हम असली और वदिया जमहूरियत वाले हैं, बाकी ये सारी खराबी किसी और की है। तो कुछ माना मजहब साहब की बात बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ, ठीक कर, उसके बाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो जो उनके पॉइंट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ नहीं भट्टी साहब, आप बात कोई खड़ा ही नहीं होता। हाँ, ये बात ठीक है आपकी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे ज़्यादा जिम्मेदारी लगती है कि आपने सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश किया। ये जो 2006 की बात होती है ना, 2006 में दोनों ने ये एडमिट किया था, यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे को साइन करने से पहले दोनों ने ये एक्सेप्ट किया कि हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए। असल चीज़ ये कि उसके बाद भी आपने इम्प्रूव नहीं किया, ये बात ठीक है, लेकिन इसी सिस्टम की पैदावार इमरान खान भी हैं। इमरान खान क्योंकि सिस्टम कंटिन्यू रहा, जब 2008 से 2013 तक 5 साल एक गवर्नमेंट को मिले, तो उसके दौरान ही तो इमरान खान उभर कर आए। अगर वो सिस्टम नहीं होता, वो भी 1 साल बाद 1.5 साल बाद उठा के फेंक दिया जाता, तो इमरान खान शायद उभर के ही नहीं आते इस चीज़ में। तो आप पॉलिटिकल सिस्टम चलने देंगे, आप डेमोक्रेसी को चलने देंगे, आप उसके दरमियान मुदाखलत नहीं करेंगे। तो शायद खाकान साहब बात करते हैं तो सोल्यूशन भी तो बताएं कि क्या सोल्यूशन है उनके नजदीक। सर, सोल्यूशन हमारी आज की जो पूरी की पूरी गुफ्तगू है उससे आई थिंक निकल के सामने आ गया है कि जो ये कहा जा रहा है कि बेमकसद बेमानी कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन दर हकीकत इलेक्टेड सिस्टम आएगा, इलेक्टेड लोग आएंगे तो हम उनसे जवाब ले सकेंगे, बाज़ पुरस होगी और इसी तरह से गाड़ी आगे चलेगी। इसी नोट के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आपके लिए और भी डिटेल में तज्जिए तबसरे हैं, अगर आज के शो में से आपने कुछ मिस कर दिया तब भी, और जो भट्टी साहब की मुलाकात हुई है खान साहब से उसका भी तफसीली हवाला आप जान सकेंगे यूट्यूब के ऊपर तज्जिया ऑफिशियल के चैनल पर। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।